हेलो एवरीवन, हम लोग पिछले वाले क्लास के अंदर ऋग वैदिक काल, जिसको कि पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं या इंग्लिश में अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं, जो कि हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है। आज हम लोग उत्तर वैदिक काल को देखने वाले हैं। तो उत्तर का मतलब होता ही है बाद। ठीक है, यानी कि पूर्व वैदिक काल के इसको बाद पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी चेंजिंग हुई है, कई सारी बदलाव हैं। इसीलिए हम लोग इसको अलग खंड में विभाजित करते हैं समझने के लिए। ठीक है। तो इसका जो इतिहास है, ये 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आज बात करें कि आज से कितने वर्ष पहले, तो 2022 चल रहा है, तो 2022 में 1000 को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाता है 3022 वर्ष से लेके हम लोग 1600। अ, देखिए, हम लोग 2022 चल रहा है, तो 2022 में 600 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाता है 22, यानी कि 2622 वर्ष। ठीक है, 2622 वर्ष पहले का हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं। 3022 से 2622 वर्ष पहले का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे आते हैं कि जो पूर्व वैदिक काल था, उसका विस्तार कहाँ था, उसका वो कहाँ तक फैला हुआ था। तो देखिए, वो अगर नॉर्थ की बात करें, तो नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान तक फैला हुआ था, और साउथ में राजस्थान, जो कि अरावली पर्वत तक फैला हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। और इधर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है, ये एरिया अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है। और इधर की बात करें, तो ये पूर्वी पश्चिमी हिमालय तक फैला हुआ था। ठीक है। तो ये तो पूर्व वैदिक काल की बात हुई। ठीक है। अभी देखिए, उत्तर वैदिक काल का अगर बात करें कि वो कहाँ तक फैला, उसका फैलाव कहाँ तक हुआ। तो देखिए, अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये इतना, मतलब इतना से इतना क्यों फैला। तो देखिए, हम लोग पिछले वाले क्लास के अंदर समझ ही चुके हैं कि जो आर्य थे, वो कबीलाई समाज था। वो कबीले में रहते थे, वो जगह बदलते रहते थे। साथ में उनका जो राजा होता था, वो सभा के द्वारा चुना जाता था। तो वो लोग यहाँ आए, उन वो अपना फैमिली विस्तार किए। ठीक है, फैमिली बढ़ा, तो इसलिए विस्तार हुआ। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो विस्तार इसीलिए हुआ। तो वो कहाँ तक फैला हुआ था। तो देखिए, उत्तर में आपको ध्यान रखना है कि उत्तर में हिमालय। ठीक है, दक्षिण में विंध्याचल पर्व विंध्यान विंध्य पर्वत, यानी कि एमपी की बात की जा रही है। और पश्चिम में, ठीक है, में अब अगर बात करें, तो वो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। अगर पूर्व की बात करें, तो उत्तरी बिहार तक ये फैला हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो अब एक सवाल आता है कि हम इन दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारी बदलाव हैं। बदलाव की बात करें, तो पहले राजा सभा के द्वारा चुने जाते थे, अब जन्म के आधार पे तय किए जाते हैं। ठीक है, तय किए जाने लगे। तो बहुत सारी चेंजिंग हुई है, जैसे कि हम लोग पूर्व वैदिक काल के मतलब समझे, तो गौ का वहाँ बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट था, बहुत ही ज्यादा उनका मान्य था। और यहाँ हम लोग उसको कंपेयर करें, तो देखिए, पूर्व वैदिक काल में जो गोत्र था, गोत्र का मतलब गौशाला था। लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में उसका मतलब शब्द तक बदल गए हैं। गोत्र का मतलब यहाँ पे वंश से माना गया है। ठीक है, यहाँ वंश लिया गया है कि वो किस वंश से है। ठीक है। तो इस तरह मतलब यहाँ पे ये होने लगा कि जो जिस वंश से है, उसी वंश में शादी हुई, तो इस तरह उसका नाम गोत्र कहा जाने लगा। ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पे चीजें हुई हैं, जो कि हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए, इस काल में बहुत सारी चेंजिंग हुई है, जो कि अभी हम लोग बात करने ही वाले हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि पूर्व वैदिक काल में जितने सारी चीजें थी, वो ऋग्वेद से ली गई थी। तो ऋग्वेद में जो भी चीजें थी, वो इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, वो सारी धारणाएं बदल जाती है। वेद की व्याख्या ही बदल जाती है। समाज में एकदम, समाज की बनावट पूरी तरह एकदम, जो वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल था, उसके कंपेयर में उत्तर वैदिक काल में पूरी तरह बदल जाता है। ठीक है। तो यही चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, पूर्व वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है। उत्तर वैदिक काल हम लोग देख रहे हैं, तो इस काल का हम लोगों को जो इतिहास है वो हम लोग को सामवेद यजुर्वेदिक, क्योंकि ये बाद में लिखा गया था, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक और उपनिषद की रचना हुई थी, इसीलिए इसको उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, ये बात याद रखना है। और इस काल में हम लोग को लोहे के हथियारों का प्रयोग मिले हैं, लोहे के उपकरण मिले हैं। एक यूपी में अतरंजी खेरा एक नाम का जगह है, ठीक है, वहां से हमको लौह लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिसको कि ऋग वैदिक काल में प्रयोग नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पे लोहे के साक्ष्य हमको मिले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इस काल के उत्पत्तिकर्ता भी आ रहे थे, ऐसा नहीं कि ये कोई दूसरे लोग थे, वही लोग थे, मतलब वो लोग ही बदल गए, ठीक है, पूरी तरह एकदम समाज का जो धार्मिक नियम था, सामाजिक नियम, सब कुछ एकदम उलट-पलट हो गया, ठीक है? ठीक है? क्योंकि जो इतिहास होता है ना, वो एकदम परिवर्तनों का इसीलिए इतिहास को परिवर्तनों का अध्ययन ही बोलते हैं, ठीक है? एकदम परिवर्तन होते रहता है। आज जो चीज़ है, वो ऐसा नहीं कि फ्यूचर में वही चीज़ एकदम फिक्स रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? जैसे कि अभी एग्ज़ाम्पल दिए ना कि पूर्व वैदिक काल में गोत्र का मतलब गौशाला से होता था, ठीक है, लेकिन जबकि उत्तर वैदिक काल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस काल में उस चीज का मतलब, जैसे कि गौशाला, गोत्र का मतलब अब गौशाला न रह के गोत्र शब्द का मतलब पीढ़ियों से हो गया, जैसे कि किस वंश से वो है, ठीक है, क्योंकि ये इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोत्र, जिस गोत्र में जो है उसी गोत्र में शादी किया जाता है, ठीक है, तो मतलब उसके शब्द भी बदल गए, मतलब बहुत सारी चेंजिंग हो गई। तो इसका प्रभाव आज भी है, आज भी देखते हैं कि जो जिस कास्ट में होता है उसी कास्ट में शादी होती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कास्ट सिस्टम जो था वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक काल में कास्ट सिस्टम जन्म के आधार पर नहीं था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ जन्म के आधार पे हो गया। वहां पे जो कास्ट सिस्टम था, जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके आधार पे था, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब कुछ एकदम अजीब तरह से बदल जाएगा, ठीक है, ठीक है, बदल चुका था, ठीक है, उसी का हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, उत्तर वैदिक कालीन जो समाज था वो कैसा था पूर्व वैदिक काल के कंपेयर, ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो पारिवारिक जीवन जो था वो थोड़ा ऋग्वेद के ही, ऋग्वैदिक काल जो हम लोग पढ़े उसी की तरह था, जैसे कि ऋग्वैदिक काल प्रीति सत्तात्मक था, यानी कि जहाँ पे पिता का मेन रोल होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में विभक्त हो चुका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें भी देखे थे, लेकिन वो कर्म के आधार पे था, लेकिन यहाँ पे वो सब कुछ जन्म के आधार पे हो गया। यहाँ पे यज्ञ अनुष्ठान बढ़ गया, मतलब देखिए यहाँ पे एक बात और भी याद रखना है कि जो ये वैदिक काल है ना, उसमें मूर्ति पूजा से रिलेटेड कोई भी चीजें नहीं थी। यहाँ पे यज्ञ किया जाता था, ठीक है, यज्ञ अनुष्ठान किया जाता था, ठीक है, लेकिन मूर्ति पूजा जैसी कोई चीजें नहीं थी। हम लोग मूर्ति पूजा जो अभी करते हैं वैसी चीजें यहाँ पे इस काल में नहीं मिली, ठीक है, कोई प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है कि इस काल में यज्ञ अनुष्ठान अधिक से अधिक बढ़ गया था, तंत्र मंत्र सब कुछ बढ़ गया था। इस काल में ब्राह्मणों ने समाज में अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर लेते, मतलब देखिए, मतलब वेद का ज्ञान किसके पास था? वेद का ज्ञान आर्य लोग रखते थे, वही खुद को श्रेष्ठ मानते थे, जो सबसे जो संस्कृत जानते थे वो खुद को श्रेष्ठ मानते थे। तो वो सब कुछ इन्हीं के पास था, तो अपने आप को ये खुद को श्रेष्ठ घोषित कर लिए, समाज से अपने आप को ऊपर उठा लिए, ठीक है। खुद को मतलब लोगों से, मतलब क्षत्रिय से, वैश्य से, सबसे अपने आप को सिद्ध, मतलब सब यज्ञ यही करते थे, तो अपने आप को बड़ा मान लिए, ठीक है। ये इस तरह आपको ध्यान रखना है। वर्ण व्यवस्था का आधार जो कर्म था वो जाति पे आधारित हो गया, वर्णों में कठोरता आ गई, इसीलिए मतलब यहाँ पे जो वैश्य वर्ण था, जो व्यापार जो लोग करते थे, वो लोग इनसे असंतुष्ट थे, ठीक है। तो बाद में आप देखेंगे कि वही ये लोग धर्म को चेंज कर देते हैं और जैन में चले जाते हैं। तो इस तरह की चीजें हुई, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मेंशन किए हैं
इस काल में आर्य भौतिक सुखों की कामना हेतु देवताओं से यज्ञ एवं प्रार्थना करते थे। ठीक है, अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए, जैसे अभी लोग इच्छाएं की पूर्ति के लिए मूर्ति पूजा करते हैं, उसी तरह वहां पे यज्ञ जैसी चीजें हुआ करती थी। ठीक है, मतलब सब सारे कर्मकांड जो होता था वो मंत्र उच्चारण के साथ होता था। ठीक है, पशु भी बलि दिया जाने लगा, मतलब खुद की संतुष्टि के लिए, खुद के अरमान पूरा करने के लिए सारी चीजें होने लगी। ठीक है, मतलब पूरी तरह ऋग वैदिक काल में जो चीजें थी, समाज जैसा था, उसकी व्याख्या अब पूरी तरह बदल गई। देखिए यहाँ पे लिखा गया, इस काल में केवल व्यास ही कर चुकाते थे और कर चुकाने लगा। ठीक है, जो व्यास जात जो व्यापार करता था, व्यापार यही लोग करते थे। तो ये लोग कर चुकाते थे और इन्हीं के कर से ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैसों से वसूले गए राजस्व पर जीते थे। ठीक है, मतलब ये दोनों क्षत्रिय थे, क्षत्रियों का काम था रक्षा करना। तो जो भी कर वसूला जाता था, ये ब्राह्मण और क्षत्रिय इन्हीं पे जीते थे, जिससे कि वैश्य बहुत असंतुष्ट था। तो बाद में ये अलग हो जाते हैं, ये जैन धर्म में चले जाते हैं, महाजनपद, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो देखिए ये आप समझ गए कि पूरी तरह उत्तर वैदिक काल का समाज बिल्कुल चेंज हो चुका था एकदम। कोई भी चीजें थोड़ा बहुत ही रहा, बाकी सारी चीजें चेंज हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात मेंशन फिर से कर दे रहे हैं कि मूर्ति पूजा जैसी कोई भी चीजें नहीं थी, ना तो पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल में, न ही उत्तर वैदिक काल में। ये चीजें बाद में प्रारंभ हुई, जो कि हम लोग धीरे धीरे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, ठीक है, वो टॉपिक पे जब तक आएंगे, जब तक हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसीलिए लिख दिए हैं कि वैदिक काल में ना तो मंदिर थे न ही मूर्ति, क्योंकि इसका इतिहास में कोई साक्ष्य मिला नहीं है। इंद्र और वरुण आदि देवताओं की चर्चा जरूर होती थी, लेकिन उनकी मूर्तियां भी, मतलब उनके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में कुछ 16 संस्कार होते थे, जैसे कि जन्म से लेके मृत्यु तक। अभी भी मृत्यु में कोई इंसान मर जाता है तो उसके बाद उनकी अंत्येष्टि होती है। ठीक है, तो ये पूरे संस्कार होते हैं 16 संस्कार, जैसे गर्भधान का होता है, उपनयन होता है, विवाह का होता है। ठीक है, बहुत सारे नामकरण का होता है। तो जन्म से लेके मृत्यु तक जो संस्कार हैं वो 16 होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग विवाह के 8 प्रकार होते हैं, जैसे कि मनुस्मृति, जिसको अ, भीमराव अंबेडकर ने जिसको जला दिया था, उसी मनुस्मृति की यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक है, देखिए मनुस्मृति उस समय, देखिए ये मनुस्मृति आज के युग में कभी नहीं फिट बैठ सकती। उसके टाइम में वो भले ही फिट होती होगी, लेकिन आज ये नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसी में विवाह के 8 प्रकार की चर्चा की गई है, जिसमें प्रथम 4 अच्छा माना गया है, बाकी 4 निंदनीय माना गया है। वो कौन-कौन से हैं? देखिए, मतलब जो सही माना गया है, जैसे कि ब्रह्मा विवाह जो है कन्या के वयस्क होने पे उसके माता-पिता द्वारा वर खोजकर उसको करवाया जाता था, तो उसको ब्रह्मा विवाह कहते थे, मतलब वो अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे यज्ञ कराने वाले पुरोहित, यानी कि जो उनको बड़ा समझा जाता था, क्योंकि वो अभी बताया ना कि वो खुद को श्रेष्ठ घोषित कर लिए थे कि हम श्रेष्ठ हैं। ठीक है, क्योंकि उनके मतलब पूरा सारा ज्ञान उन्हीं के पास था, वेदों का, वही संस्कृत के ज्ञाता था सब कोई। तो वो खुद को मतलब ऊपर मान लिए थे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह, तो उसको दैव विवाह यानी कि देवताओं वाला जो है वो मतलब संज्ञा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये बात याद रखना है। ठीक, ये मतलब आप देखिए, जो इतिहास जो होता है ना, जो भी इतिहास लिखते हैं, तो इतिहास पढ़ने टाइम आपको उससे प्रभावित नहीं होना है, या फिर जो पढ़ा रहा है, या फिर आप जो इतिहास लिखा है, इतिहास लिखने में दूसरे के विचार होते हैं, तो उससे आप प्रभावित नहीं होना है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो देखिए उन प्रभाव आपको एकदम कांस्टेंट होके जैसे देखना है, जैसे मूवी देखते हैं, लेकिन मूवी देख के इमोशन के साथ नहीं बहना है। ठीक है, सिर्फ देखना है, समझना है कि क्या चल रहा है, कैसा था, बस आप फील करना है।
ठीक है, उसके अंदर बह नहीं जाना है, एग्रेसिव नहीं होना है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इस तरह आपको नहीं होना है, क्योंकि इतिहासकार जो होते हैं वो इतिहास अपने अनुसार लिखते हैं, ठीक है। तो जो इतिहास लिखा गया है उसी इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं, वो किसी और के द्वारा लिखा गया है, उससे प्रभावित बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। आपको कांस्टेंट होके देखना है, ठीक है, कि इस तरह का हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद कन्या के पिता द्वारा यह कार्य हेतु अथवा दो गाय के बदले अपनी, देखिए दो गाय के बदले अपनी कन्या को विवाह कराना, उसको आर्स बोलते थे, ठीक है। उसी तरह वर स्वयं कन्या के पिता को कन्या मांगकर विवाह करता था, देखिए स्वयं कन्या के पिता अगर कन्या मांगकर विवाह कर रहे हैं उसको प्रजापत्य विवाह बोलते हैं, ये अच्छा माना गया, ठीक है। अब देखिए निंदनीय विवाह कौन है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कन्या के पिता द्वारा धन के बदले, यानी कि दहेज की बात हो रही है, ठीक है। तो उस वो आसुर विवाह बोला जा रहा है, ठीक है। तो उस टाइम भी हुआ करता था आज ही के जैसा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि गंधर्व विवाह, जैसे कि आज प्यार में लोग दो आपस में विवाह करते हैं जिसको लव मैरिज बोलते हैं, यहाँ पे वही लिखा गया है कि कन्या तथा पुरुष, ठीक है, प्रेम यानी कि प्रेम अथवा लस्ट के वशीभूत होकर जब वो विवाह करते हैं तो उनको गंधर्व विवाह बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे पैशाच विवाह उसी तरह है, ठीक है। राक्षस विवाह बलपूर्वक कन्या को छीनकर विवाह, राक्षस विवाह यहाँ पे कहा गया है। तो ऊपर वाले अच्छे हैं, नीचे वाले बुरे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये मनुस्मृति में दिए गए। देखिए कुछ बातें आज फिट नहीं बैठ सकती, कुछ चीजें उस टाइम फिट बैठती थी, तो उस टाइम के हिसाब से भले ही हो सकती है, इसीलिए मनुस्मृति इस आज की दुनिया में फिट नहीं बैठ सकी, ठीक है। बाद में इसको चेंज, बहुत सारे हमारे पास, मेरे पास अलग अलग दो मनुस्मृति है। एक में देखे कि बहुत सारी अजीब सारी धारणाएं लिखी गई है, एक बाद में संशोधन करके बनाया गया है जिसमें चीजें अच्छे से मेंशन की गई है। तो हमेशा चीजों में संशोधन होते रहता है, ठीक है। तो उस टाइम जो धारणाएं थी वो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। संशोधित मनुस्मृति की जो संशोधित चीजें अभी नहीं पढ़ रहे हैं। बाद में देखिए जब भी कोई अपमान महसूस होता है तो उसमें बदलाव होता है, तो वही किया गया था, ठीक है। बाद में कुछ लोगों का हम सुन रहे थे तो वो बोल रहे थे कि भीमराव अंबेडकर को जो मनुस्मृति मिली थी वो दूसरी मिली थी, ठीक है। मतलब जो सही थी वो नहीं मिली थी, कुछ इस तरह का मतलब फैलाया जाता था, लेकिन उसमें नहीं पढ़ना है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में जो नारी की स्थिति कैसी थी उसको समझते हैं। तो देखिए नारी की स्थिति में ऋग वैदिक काल के कंपेयर में ज्यादा ही गिरावट आई थी। उदाहरण में ऐत्रेय ब्राह्मण की अगर बात करें तो उसमें स्त्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। हमको समझ में नहीं आता है, अभी ये जब हम बना रहे थे तो हमको हंसी आ रही थी, उस समय कितना गधा लोग था अभी के कंपेयर में। अभी तो है ही, लेकिन उस टाइम भी ऐसा था। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए एक का लिखा गया है, त्रिय ब्राह्मण में लिखा गया है कि स्त्री को समझ दुखों का कारण बताया गया है, लेकिन वहीं पुरुष को समझ दुखों का निवारक बताया गया है। वही मैं अगला यहाँ पॉइंट लिखा गया है, मैत्रायणी संहिता है, उसमें स्त्री को शराब जुआ विष के समान एक बुराई के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो देखिए उस काल में ऐसी चीजें थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज ही ऐसी चीजें, उस काल में भी ऐसी चीजें थी। यहाँ पे लिखा गया है कि वैदिक काल में बाल विवाह जैसी कुप्रथा नहीं थी, ठीक है। वैदिक काल में नहीं थी, जो वैदिक काल का यहाँ कहने का मतलब यहाँ ऋग वैदिक काल की बात कर रहे हैं, उस समय बाल विवाह नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये पूरी तरह से शुरू हो चुका था, ठीक है। जिसके कारण बाल विवाह होने के कारण स्त्री में शिक्षा तो होगा नहीं, जल्दी शादी हो जाएगा तो उसका मानसिक विकास, अ, वो शिक्षण हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो खुद ही पुरुष पे निर्भर हो गए। आज भी यही, थोड़ा टाइम पहले की बात करें, आज से 15 साल 20 साल पहले की बात करें तो जितने भी लोग देखते हैं वो पुरुष पे निर्भर होती हैं। तो ये उस टाइम का असर आज तक है, जिस काल की हम लोग पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इस काल का दुष्परिणाम या फिर जो भी कहें वो आज तक है। ऋग वैदिक काल जो कितना अच्छा था, ठीक है, उसमें सारी चीजें, बहुत सारी समाज की पूरी तरह बनावट बदल गई। पूरा ऋग वैदिक काल का व्याख्या ही लोगों ने बदल दिया, ठीक है। और
देखिए, जो चीजें जिसके हाथ में होता है ना, वो उसको छेड़छाड़ करता ही है, ठीक है। वो अपने अनुसार चीजें लिखना शुरू करता है, ठीक है। इस तरह यहाँ भी हुआ। इस काल में महिलाओं को अपनी स्वेच्छा से विवाह करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में, ठीक है, दोनों में महिलाओं को राजनीतिक संस्थाओं या युद्ध में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उत्तर वैदिक काल में एकदम से खराब स्थिति था। अगर हम एक शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो उसमें स्त्री को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कि इससे पता लगता है कि उतना भी दयनीय स्थिति, हीन स्थिति नहीं थी, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं कि उत्तर वैदिक काल की जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, उसको समझते हैं। तो देखिए, जो आर्य थे, वो सिक्कों का प्रयोग अभी भी नहीं होता था, परंतु सोनों की मुद्राओं के लिए विशेष सोने के वजनों का उपयोग किया जाता था, ठीक है। सोने का उपयोग किया जाता था, मतलब सामान इधर के लिए, इधर उधर जब सामान व्यापार होता था समुद्री मार्ग से, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए, जमीन पर बैलगाड़ी का प्रयोग सामान ले जाने के लिए किया जाता था। विदेशी सामान के लिए नाव और समुद्री जहाजों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि व्यापार, यानी कि समुद्री व्यापार जो है था उन्नत अवस्था में था। जैसे कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात किए थे, तो उस समय समझे थे कि जो वहाँ पे व्यापार था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो मेसोपोटामिया के साथ उन्नत अवस्था में था। तो उसी तरह समुद्री व्यापार यहाँ भी उन्नत अवस्था में था, ठीक है। और अगर व्यापारिक केंद्र की बात करें तो सतमाना, निष्का, कौशाम्बी, काशी और विदेहा प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र बिंदु था, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। यहाँ पे कृषि उन्नत व्यवस्था में आ चुका था। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है, ठीक है। काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा हल खींचे जाने के वर्णन मिलते हैं। यानी कि कृषि उन्नत अवस्था में था, ठीक है। यहाँ पे ब्याज पर ऋण देने का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे चित्रित धूसर मृद भांड हमको मिले हैं उत्तर वैदिक काल के साक्ष्य के रूप में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें हम उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति पे लिए। इसमें और भी चीजें आ सकती थी, लेकिन हम इतना ही लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति की थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में जो राजा थे, जैसे कि हम बात की कि राजा सभा के द्वारा चयनित किया जाता था और वो कबीलों का राजा था। लेकिन यहाँ सारी चीजें बदल गई। जैसे कि पिछले वाले हम लोग क्लास की बात करें तो थोड़ा सा हम उसी में हम ऐड करते हैं। देखिए, पहले वाले में हम लोग देखें कि कुल का जो मुखिया था उसको कुलपति बोलते थे। उसी तरह ग्राम का जो मुखिया था, कुल से ग्राम बनता था, ठीक है। ग्राम से विश्व बनता था, ठीक है। विश्व से जन बनता था और जन से जनपद बनता था। जन से जनपद, देखिए इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, जन आखिरी इकाई जन था। यानी कि कुल से मिलके, मतलब एक परिवार से मिलके ग्राम बनता था, ग्राम से मिलके विश्व। जैसे कि गांव से मिलके बहुत सारे गांव से मिलके जिला बनता है ना, उसी तरह यहाँ से समझ लेना, जिला से मिलके स्टेट बनता है, ठीक है। इतना ही था। लेकिन अभी क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में जन से जनपद, यानी कि बहुत सारे मिलके यहाँ से बहुत सारे भूमि पे कब्जा करना शुरू किए, लड़ाई करना शुरू किए। और सब, मतलब अपने आप को राजा, जो लोग थे वो अपने आप को शक्तिशाली लड़के एक दूसरे की, मतलब भूमि के लिए अब लड़ाई होने लगी। पहले कबीले में रहते थे तो वो एक दूसरे से लड़ाई करते थे ना, ठीक है। लेकिन अब भूमि के लिए लड़ाई करने लगे, ठीक है। राजा का अधिकार अब पहले के कंपेयर में बढ़ गया। अब छोटे राजाओं का स्थान बड़े सम्राटों ने ले लिया। छोटे छोटे थे, जैसे जन थे, ठीक है। जन आखिरी था, लेकिन अभी उससे जनपद, जन बन गया, यानी कि राष्ट्र, ठीक है। जैसे अभी नेशन है ना भारत, ठीक है, दूसरा कंट्री, उसी तरह ये ले लिया, ठीक है, सम्राट ले लिया। और इस समय राजा को अधिराज
राजाधिराज, सम्राट आदि उपाधियां धारण करते थे। ठीक है, मतलब ये पुकारे जाते थे। जैसे कि अगर अलग अलग नाम से हम बुलाएं, जैसे कि पूर्व में जो सम्राट होते थे, ठीक है, उनको पूर्व के शासक जो होते थे उनको सम्राट बोला जाता था। पश्चिम के जो शासक होते थे उनको सौराट बोला जाता था। उत्तर के शासक जो होते थे उनको विराट बोला जाता था। दक्षिण के जो शासक होते थे उनको भोज बोला जाता था। और जो मध्य के शासक होते थे वो राजा कहलाते थे। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे राजा पहले भूमि के लिए नहीं होता था। ठीक है, पहले वस्तुओं के लिए लड़ते थे। आज मतलब उत्तर वैदिक काल में भूमि के लिए लड़ाई होने लगा। ठीक है, तो इस तरह राजा का प्रभुत्व बढ़ने लगा। ठीक है, बढ़ चुका था। राजा अपने प्रभाव को विभिन्न यज्ञ द्वारा दिखाते थे, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, जो कि आप रामायण में भी देखते हैं। एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि देखिए, हम ये एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या रामायण और महाभारत की घटनाएं, जैसे इतिहास में बताया गया है कि वो घटनाएं काल्पनिक है, यानी कि काल्पनिक है। ठीक है, तो उसकी एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उससे पहले एक बात बताते हैं कि देखिए, हम यहाँ पे बात करें कि जो बड़े-बड़े राजा होते थे ये वो अश्वमेध यज्ञ करते थे। ठीक है? यानी कि साम्राज्य विस्तार, घोड़ा छोड़ देते थे। जहाँ तक जाएगा वो उनका हो गया। ठीक है? जैसे कि रामायण की बात करें तो रामायण में राम घोड़ा छोड़ देते हैं और लव कुश उनका घोड़ा पकड़ लेता था। तो ये रामायण की बात हम कर रहे हैं। तो और अगर हम सती प्रथा की बात करें तो एक महाभारत में एग्जाम्पल मिलता है सती प्रथा का। जो अ, अगर हम बात करें कि महाभारत में जो पांडु की वाइफ थी जिनका नाम शायद मांडवी था, हाँ मांडवी था, तो वो पांडु के साथ सती हो जाती है। तो देखिए महाभारत और रामायण में चीजें हमको मिलती है। ठीक है, तो ये आपके जहन में सवाल आ सकता है कि क्या महाभारत की घटनाएं और रामायण की घटनाएं काल्पनिक है, इस ये वास्तविक नहीं है। तो इसमें हम सेपरेट एक छोटा सा क्लिप लाएंगे। ठीक है, छोटा सा शायद 3-4 मिनट का वो क्लिप होगा जिसमें हम कोशिश करेंगे दूर करने का ये क्या ये इसमें सच्चाई है। ठीक है, तो इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम बात किए कि अश्वमेध यज्ञ छोड़े जाते थे साम्राज्य विस्तार के लिए। उसी तरह राजसूय यज्ञ भी होता था अभिषेक के लिए। इस युग में राजा बड़ी धूमधाम से अपना राज्याभिषेक करते थे, क्योंकि पहले जन का राजा होता था। अभी एकदम जन से एकदम पूरा बहुत सारे जन मिलके एक बड़े क्षेत्र का राजा होने लगे। तो इसलिए वो अपना एकदम धूमधाम से राज्याभिषेक करते थे। इस राज्याभिषेक के अवसर पे राजसूय यज्ञ का आयोजन भी करते थे। तो इस तरह से हम लोग वैदिक काल को समझ लिए कि उत्तर वैदिक काल में क्या-क्या चीजें थी। ठीक है? ये ध्यान रखना है। ठीक है? उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी चीजें समझ लिए हैं। ठीक है? यहाँ पे वर्ण व्यवस्था जो था उस काल में कर्म के आधार पर था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ जन्म के आधार पे बन गया। ठीक है? और यहाँ पे कई सारी चीजें मनोवैज्ञानिक तरीके से चीजें परिवर्तन किया गया। जैसे कि अगर हम बात करें कि इस काल में अगर थोड़ा सा और एग्जांपल दें तो इस काल में अ, पिछले जन्म जैसी घटनाएं, नई जन्म जैसी घटनाएं का जिक्र किया गया है कि हाँ मतलब आप बुरे कर्म किए हैं इसीलिए आप क्षुद्र बने हैं। इस तरह की मनोवैज्ञानिक आधार बनाया गया है जिससे कि उनके दिमाग में इस तरह की चीजें हो। तो बहुत सारी चीजें मतलब लोगों को अलग-अलग चीज़ें हुई यहाँ पे। ठीक है? तो इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है? कभी हम बाद में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।